हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग टेस्टिस के बारे में जानेंगे। टेस्टिस से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगा, चाहे वो बाहरी स्ट्रक्चर हो, हिस्टोलॉजिकल बेस स्ट्रक्चर हो, मॉर्फोलॉजिकल डाइसेक्शन में सभी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्ण सिंह और आप देख रहे हैं द टाइम सेवर। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि टेस्टिस कैसी दिखती है, बाहरी स्ट्रक्चर में कैसे हम स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। तो जैसा मैं बना रहा हूँ, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, मैं बना रहा हूँ ये स्ट्रक्चर। दरअसल ये जो मैं स्ट्रक्चर आउटर सरफेस से बना रहा हूँ वो और कुछ नहीं बल्कि ये है स्क्रोटल सेप्टम। ठीक है, स्क्रोटल सेप्टम। ठीक है, और इसमें टेस्टिस होती है, जैसा कि आप जानते हैं, 2 टेस्टिस। अब एक चीज़ें जानने वाली बात यह है कि इस टेस्टिस की जो फॉर्मेशन होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हो जाती है, यानी एब्डोमिनल कैविटीज़ में इसकी फॉर्मेशन होती है। बाद में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही यह टेस्टिस डिसेंट होकर इस स्क्रोटल सेप्टम में आ जाता है या स्क्रोटम में आ जाता है। अच्छा, आपको बात एक जानने की ज़रूरत है कि इस टेस्टिस के आसपास कुछ खास तरीके की फ्लूइड भरी होती है। ठीक है, या इस एरिया को क्या कहते हैं, आप पहले एरिया को जान लीजिए। इस एरिया को बोलते हैं वेजाइनल सीलोम। क्या कहेंगे? वेजाइनल सीलोम। ठीक है, वेजाइनल सीलोम कहेंगे। इस सीलोम में कुछ खास तरीके की टिश्यूज़ भरी होती हैं, फिल्ड होती हैं। तुम क्या बताएंगे? इट इज़ फिल्ड विथ टिश्यू। वो टिश्यू कौन सी होती है? वो टिश्यू और कुछ नहीं बल्कि हाइड्रोसील होती है। हाइड्रोसील, यानी ये हाइड्रोसील्स इस वेजाइनल्स एरिया में, वेजाइनल सीलोम में फील्ड होता है, आसपास इसके भरा होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको और जानना होगा कि ये टेस्टिस कैसे वो फिक्स पोजीशन पर रह पाती है। आखिर ये कहीं इधर उधर क्यों नहीं जा पाती है? इसके एरिया तो मान सकते हैं कि हाइड्रोसिल्स टिश्यूज़ के ज़रिए फील्ड होती है तो इधर उधर नहीं जाती है, पर आपस में मिल क्यों नहीं जाती है या ऊपर क्यों नहीं चली जाती है अचानक से? तो इसका एक सिंपल और बहुत ही सटीक आंसर है, आपको पता होना चाहिए। एक फाइब्रस पार्ट्स होता है जो इस टिश्यूज़ को ऊपर तक नहीं जाने देता है, वो और कुछ नहीं बल्कि ग्यूबर्नाकुलम होता है। क्या होता है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे। ग्यूबर्नाकुलम। ठीक है, ये क्या कहता है, इससे जुड़ा रहता है ताकि वो टेस्टिस ऊपर ना जा सके। और एक चीज़ें हैं कि ऊपर से कैसे जुड़ी होती हैं, तो ऊपर से ढेर सारी एक कोड होता है। क्या होता है? एक कोड होता है। ऐसे मैं दिखा दूँ आपको। इसमें ढेर सारी आर्टरीज आती हैं, वेन्स जाती हैं, और इसी में एपिडिडाइमिस भी जाता है। सॉरी, इसमें वेस्ट डिफरेंस ही इसमें जाता है। तो वेस्ट डिफरेंस, आर्टरीज, वेन्स इसमें जाती हैं। कौन कौन से जा सकती हैं? मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कि आप आर्टरीज कह सकते हैं, आर्टरीज, वेन और वेस्ट डिफरेंस। ठीक है, ये 3 चीज़ें क्या करती हैं? रन करती हैं। तो इसे बोलते हैं स्पर्मेटिक कोड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कोड। क्या मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पर्मेटिक कोड। यह स्पर्मेटिक कोड से ऊपर से बंधा होता है और नीचे से ट्यूबरकुलम से बंधा होता है, यानी दोनों तरफ से अपने फिक्स पोजीशन पर रहने की वजह से ये इधर उधर नहीं जा पाता है। ये इसकी वजह सिर्फ ट्यूबरकुलम है और स्पर्मेटिक कोड है। आइए जानते हैं कुछ और पॉइंट और इम्पोर्टेंट। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें खास तरीके की टिश्यूज़ होती हैं, और इसकी में हम विशेषता इस स्क्रोटल के बारे में जानेंगे, स्क्रोटम के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर मैं स्क्रोटम से जुड़ी कुछ चीज़ें बता दूँ आपको। स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम। स्क्रोटम एक खास तरीके के टिश्यू से बना होता है। उस टिश्यूज़ का नाम होता है, या मसल्स, एक तरीके से कह सकते हैं कि वो स्पेशल टाइप के मसल से बना होता है जो कॉन्ट्रैक्टर रिलैक्सेशन ही टेम्परेचर की बेस पर करता है। तो वो होता है
एक मसल से बना होता है जिसका नाम है डेटोस मसल से बना होता है, जो कभी भी बॉडी की टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हो तभी स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ऐसे कंडीशन में अगर टेम्परेचर बाहर का एटमॉस्फेयर अगर कम हुआ तो वो बॉडी से टच होकर यानी कांटेक्ट होकर वो उस टेम्परेचर को ले लेता है और स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस कर देता है। अगर ज़्यादा हुआ तो वो नीचे आ जाता है बॉडी से, इसीलिए ये बॉडी से नहीं आउटसाइड द बॉडी होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई टेस्टिस ऑक्यूपाई स्पेस और फाउंड इन आउटर बॉडी और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, तो हमारा यही जवाब होना चाहिए कि अगर टेस्टिस अगर एक्सटर्नल बॉडी नहीं होगी तो स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस करने में बहुत ही मुश्किल होगा। ऐसे क्यों, ये जानते हैं। जैसे वो स्पर्मेटोजोआ को प्रोड्यूस करने के लिए यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है? 37 डिग्री सेल्सियस से कम कितना हो सकता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? लेस होना चाहिए। कहाँ किससे? 37 डिग्री सेल्सियस से। 37 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस से इतना टेम्परेचर कम रहेगा तभी स्पर्म प्रोड्यूस हो पाएगा। इसके लिए यह स्कोर्टम या स्कोर्टम सेप्टम क्या करता है? ऊपर और नीचे आता है। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो शरीर बॉडी से टेम्परेचर टच होकर ले लेता है, अगर ज़्यादा होता है तो नीचे आकर हो लेता है, यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए अपना कॉन्ट्रैक्टर रिलैक्सेशन करता रहता है। तो आपको समझ में आ गया। एक चीज़ और जानने वाली है, इस टेस्टिस से जुड़ी हुई कुछ लेयर्स होती हैं जिसे हम अभी डायसेक्शन में पार्ट्स में पढ़ेंगे। उसे और कुछ नहीं बल्कि हम क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनल्स। क्या कहते हैं? ट्यूनिका वेजाइनल्स। अब एक तो ट्यूनिका वेजाइनल्स मैंने लिखा है यहाँ पर कि वेजाइनल सिलम, तो ट्यूनिका वेजाइनल्स ये वाला हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? ट्यूनिका एल्ब्यूगिना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, आप चाहें तो ट्यूनिका एल्ब्यूगिना। ठीक है, ट्यूनिका एल्ब्यूगिना। और ये इस एरिया को क्या कह सकते हैं आप? ट्यूनिका वेजाइनलिस। तो इसको हम आगे में पढ़ेंगे कि डायसेक्शन एरिया में टेस्टिस आखिर दिखता कैसा है। तो चलिए ये जानते हैं कि टेस्टिस वाकई डायसेक्ट करने पर कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये दिख रहा है कि हमने अगर डायसेक्ट कट करेंगे तो कैसा दिखेगा। आइए इसको नेसेसरी और चीज़ें हैं इसको जानें और बेसिक से हम जानेंगे इसको कैसे कैसे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस टेस्टिस, ये मेन टेस्टिस का लेयर है। तो ये जो टेस्टिस की है लेयर, उसको मैंने बताया था ट्यूनिका एल्ब्यूगिना, एक फाइब्रस होता है। और मैंने कहा था कि ये जो इसमें हाइड्रोसिल्स की मात्रा पाई जाती है, जो टिश्यूज़ पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती है? ट्यूनिका वेजाइनलिस। जैसे हम कौन सा सिलम कह सकते हैं? कहते हैं वेजाइनल सिलम, वेजाइनल सिलोम। ठीक है, उसी में कौन सी चीज़ होती है? ट्यूनिका वेजाइनलिस। उसी में कौन सी सिलम होती है? वेजाइनल सिलोम। उससे टच होने वाली टेस्टिस से वो क्या होती है? ट्यूनिका एल्ब्यूगिना जो फाइब्रस होती है। अब इसमें देखिए आगे में एक कंपार्टमेंट बटा होता है, आपको दिख रहा है जैसे कंपार्टमेंट बटा हुआ है। ये कंपार्टमेंट कहलाता है, यहाँ देखिए, टेस्टिकुलर सेप्टम या लोब्यूल्स। कितनी होती है? पूरे एक टेस्टिस में 300 से लेके 200 से 300 कंपार्टमेंट होती हैं। उस कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है? होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उनकी संख्या एक कंपार्टमेंट में कितनी होती है? 1 से 3 तक हो सकती है। और ऑल ओवर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की संख्या तकरीबन 900 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो सकता है। ठीक है, आगे जानते हैं। इस आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि इससे टच होते हुए आगे जाएगा। अब यहाँ पर कॉइल जा रहा है और आगे स्ट्रेट जा रहा है। तो अगर आप क्या कह सकते हैं कि ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रेट है। आप यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन ए स्ट्रेट फॉर्म। अब ये स्ट्रेट फॉर्म एक जगह एक्यूमुलेट होता है। आगे हम बताएंगे कि जो स्पर्मेटोजोआ स्पर्म का जो फॉर्मेशन है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होता है और किस सेल्स के जरिए होता है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पर पढ़ेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर हम जाने हैं कि टेस्टिस की स्ट्रक्चर वाकई डायसेक्शन करने पर कैसे दिखती है। तो यहाँ पर जो स्पर्म प्रोडक्शन होगा वो जाएगा, इस जगह पर कलेक्शन होगा।
क्या कर इकट्ठा होगा। इस एरिया को बोलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बताया है, यहाँ पर लिखा नहीं गया है लेकिन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, रेटी टेस्टिस कहते हैं इसको, रेटी टेस्टिस। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया, रेटी टेस्टिस इस एरिया को कहते हैं। आगे जानते हैं, इस रेटी टेस्टिस से निकलेगा तो एक फाइन कैपिलरीज होती हैं, वो कहलाती हैं वैस इफ्रेंशिया। वैसा इफ्रेंशिया, देखिए यहाँ पर वैस डिफरेंस होता है, वैसा इफ्रेंशिया होता है, तो वैसा लिखेंगे, हमने वैस लिखा था, वैसा इफ्रेंशिया। इस वैसा इफ्रेंशिया से एक जगह और एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता है, जिसे कहते हैं इपिडीडाइमिस। क्या कहते हैं? इपिडीडाइमिस। वो इपिडेमिस से स्पर्म होते हुए कहाँ जाएगा? जाएगा वैस डिफरेंस में। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये स्ट्रक्चर ऑल ओवर दिखती कैसी है। मैंने बाहर से स्ट्रक्चर बता दिया कि वो स्ट्रक्चर कहाँ सिचुएटेड होती है, कैसे फिक्स होती है, और वो उसे कट करने पर वो कैसी दिखेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, कैसे दिखता है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे वीडियो अपलोड करता हूं, और ख़ास तौर के ये चैप्टर तो सभी के लिए है। अगर आप बायोलॉजी से रिलेट करते हों या ना करते हों, आपके लाइफ में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जानने वालों को इससे ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक, जो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए thank you so much for watching this video and visit again please।